हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। मेरा नाम है जानवी और आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ क्लास 7 के हिंदी बुक का चैप्टर 5 मिठाई वाला है, इसका क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। इसका आंसर होगा, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था। उसके बच्चों एवं पत्नियों की मृत्यु असमय हो गई थी। वह अपने बच्चों की झलक इन गलियों के बच्चों में देखता था, इसलिए वह बच्चों की रुचि की चीज़ें बेचा करता था। वह बदल बदल कर बच्चों की चीज़ें लाया करता था, इसलिए उसे आते ही बच्चे भी उसे घेर लिया करते थे। वह बच्चों की फरमाइशें पूरी करता रहता था। वह कमाई महीनों बाद आता था क्योंकि उसे पैसों का कोई लालच नहीं था। इसके अलावे वह इस चीज़ों को तैयार करवाता था तथा बच्चों के उत्साह को बनाए रखना चाहता था। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बनाता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। तो मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बनाता था क्योंकि बच्चे जब भी मिठाई वाला आता था तो बच्चे उससे फरमाइश करते थे कि आप मेरे लिए ये लेते आना, आप मेरे लिए ये वो लेते आना। इसलिए वो अलग अलग चीज़ें बनाता था क्योंकि उनके मिठाई वाले की जो पत्नी और बच्चे हैं उनकी पता नहीं कैसे डेथ हो गई, तो वह उन गलियों के बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखता था। इसलिए वो हर बच्चों की फरमाइशें पूरी करता था और उन सामान को बनाने में समय लगता था, इसलिए वो महीनों बाद आता था। लेकिन उसे पैसों का कोई लालच नहीं था, वह तो बस बच्चों के चेहरे पे खुशी देखना चाहता था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मिठाई वालों में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उनकी ओर खींचे चले आते थे। तो इसका आंसर होगा, मिठाई वाले का मधुर आवाज में गाना गाकर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, कम दाम में बेचना, बच्चों से अपनत्व दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी। बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मिठाई वाला में ऐसा कौन सा खास गुण था कि बच्चे तो उसके पास आते ही थे, साथ ही बड़े भी उसके पास खींचे चले आते थे, उससे प्रभावित थे। तो इसका आंसर होगा कि मिठाई वाला जब भी आता था तो वो गाना गाते गाते, मतलब जो भी सामान लाता था उसको गाना में गा के अपने सामान की विशेषताएं बताता था कि मेरा सामान कैसा है, कितना अच्छा है। और वह बहुत ही कम दामों में सामान बेचता था, जिसकी वजह से बड़े उन्हें पसंद करते थे और वो बच्चों की हर फरमाइश पूरी करता था, इसलिए बच्चे उन्हें पसंद करते थे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। तो इसका आंसर होगा, विजय बाबू एक ग्राहक थे जबकि मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों ने मोल भाव के लिए अपने अपने तर्क दिए। विजय बाबू ने अपने पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, फेरी वाले की झूठ बोलने की आदत होती है, देते हैं सभी को दो दो पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। इसके विपरीत मुरली वाले ने अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा, ग्राहक को वस्तुओं की लागत का पता नहीं होता। उनका दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर वस्तुओं क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि विजय बाबू जो थे वे ग्राहक थे और मुरली वाला, मतलब मिठाई वाला अब मुरली वाला बन के आया है, वो एक विक्रेता थे, मतलब दुकानदार थे। तो उन दोनों की बातें क्या हुई। तो विजय बाबू को लगता है कि मुरली वाला उनसे बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा है और वो कम दाम करके ना उनके ऊपर ही अपना सारा बोझ लाद रहा है, एहसान कर रहा है, जैसे कि हम आप पे एहसान कर रहे इसलिए आपको सस्ती हुई चीज़ दे रहे हैं। पर मुरली वाले को ऐसा नहीं लगता। मुरली वाले को लगता है क्या, जो हम कितना ही नुकसान क्यों ना उठा लें, लेकिन ग्राहकों को लगता है कि दुकान वाले उन्हें लूट ही रहे हैं। खिलौने वाले के आने पर बच्चे की क्या प्रतिक्रिया होती थी। खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुद खुश हो जाते थे। बच्चे अति उत्साहित हो जाते थे। उन्हें खेल कूद भूलकर अपने सामान
जूते चप्पल आदि का ध्यान नहीं रखता। वे अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लग जाते थे। खिलौने वाले उनका मन चाहा खिलौना दे देता था और बच्चे उन्हें लेकर काफी खुश हो जाते थे। बच्चे खुशी से पागल हो जाते थे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है, खिलौने वाले के आने पर बच्चे कैसे करते थे, मतलब उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, वो कैसे करते थे, उनकी क्या एक्टिविटी थी, वो कैसे खिलौने वाले के साथ पेश आते थे। तो इसका आंसर होगा कि जब भी खिलौने वाला आता था तो बच्चे को कोई सुध बुध नहीं रहता था। वो अपने खेल छोड़कर, अपने जूते चप्पल, घर में कुछ भी काम कर रहे वो सब छोड़कर घर से पैसे लेकर खिलौने वाले के पास खिलौना खरीदने आ जाता था। और खिलौने वाले भी उन्हें बहुत ही उत्साह के साथ उनकी मनपसंद खिलौने उन्हें दे देता था और बच्चे अपने पसंदीदा खिलौने को देखकर बहुत खुश हो जाते थे और वो खुशी के मारे नाचते नाचते अपने घर चले जाते थे। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्वर स्मरण क्यों हो गया। इसका आंसर होगा, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए वो आया क्योंकि खिलौने वाले की तरह ही इसकी आवाज जानी पहचानी थी। खिलौना वाला भी इसी प्रकार मधुर स्वर में गाकर खिलौना बेचता था। मुरली वाला ठीक उसी तरह ही मीठे स्वर में गाकर मुरलियां बेचा करता है। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि रोहिणी को मुरली वाले की आवाज में खिलौने वाले का स्मरण मतलब याद क्यों आ गया। तो इसका आंसर होगा क्योंकि जैसे मुरली वाले अपने गा कर अपने मुरलियों की, अपने सामान की विशेषता बता रहा है, वैसे ही खिलौना वाला भी गा कर ही आता था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुरली वाला, खिलौना वाला, मिठाई वाला, ये तीनों एक ही है। वे बच्चों की फरमाइश पे अलग अलग चीज़ें लाता था जिससे बच्चे उन्हें कभी मिठाई वाले तो कभी मुरली वाले कभी खिलौने वाले कहकर बुलाते थे, पर वो दोनों एक ही हैं। और रोहिणी को उनकी आवाज़ सुनकर, उनकी मीठी आवाज़ सुनकर लगा कि मुरली वाला शायद खिलौना वाला है। हमारा छठा क्वेश्चन है, उसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इस व्यवसाय को अपनाने का क्या कारण बताया। तो इसका आंसर होगा, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। इस पर उसने भावुक हो बताया, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने सा संसार था। उसके पास सुख के सभी साधन थे। स्त्री और छोटे बच्चे भी थे। ईश्वर की लीला सभी को ले गई। उसने इस व्यवसाय को अपनाने के निम्नलिखित कारण बताए। मैं इस व्यवसाय के माध्यम से अपने खोए बच्चों को खोजने निकला हूँ। इन हंसते कूदते उछलते तथा इठलाते बच्चों में मैं अपने बच्चों की झलक होगी। इन वस्तुओं को बच्चों में बेचकर संतोष का अनुभव करता हूँ। बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर मुझे असीम संतोष मिलता है। तो हमारा 6th क्वेश्चन है कि रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक क्यों हो गया, वो इमोशनल क्यों हो गया और अपने इस व्यवसाय का उसने क्या कारण बताया। तो इसका आंसर होगा कि जब रोहिणी ने पूछा कि आप रूप बदल बदल के कभी मिठाई वाला, कभी मुरली वाला, कभी खिलौने वाले बन के आते, उसके पीछे क्या कारण है आप बताओ पहले हमें। तो मिठाई वाला ये सुनकर इमोशनल हो जाता है, भावुक हो जाता है और बोलता है कि मैं भी पहले एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यापारी था। मेरे पास भी मकान थे, घर थे, नौकर थे, चाकर थे, गाड़ी थे, एक पत्नी थी और 2 छोटे बच्चे थे। उनका बहुत ही अच्छा सुखी संसार परिवार था, लेकिन किसी कारण से उनकी पत्नी और उनके बच्चे की मृत्यु हो जाती है और वे मोहल्ले के बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखते हैं, इसलिए वे बच्चों की हर फरमाइश को पूरी करते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं। इसलिए वे कभी मिठाई वाला, कभी मुरली वाला तो कभी खिलौना वाला बन के बच्चों की हर इच्छाओं को पूरी करते हैं, उन्हें संतोष देते हैं। हमारा 7 क्वेश्चन है, अब इस बार ये पैसे ना लगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। मिठाई वाले के जीवन का रहस्य कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उसने अपने जीवन की सारी कथाएं दादी और रोहिणी को बताई, उसी समय रोहिणी के छोटे छोटे बच्चे चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगते हैं। वह दोनों को मिठाई से भरी
एक एक पुड़िया देता है, रोहिणी पैसे देती है तो उसका यह कहना अब इस बार ये पैसे ना लूँगा इस बात को दर्शाता है कि उसका मन भर गया अब और ये बच्चे उसे अपने बच्चे ही लगे। हमारा 7 क्वेश्चन है कि अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाला ऐसा क्यों कहता है, मतलब वो पैसे लेने से इनकार क्यों कर देता है। तो जब मिठाई वाले ने अपनी कहानी दादी और रोहिणी को बताई तो वो बहुत ही भावुक हो गया था और उसी समय रोहिणी के बच्चे चुन्नू और मुन्नू मिठाई मांगने के लिए आ गए थे। तो मिठाई वाले ने उसे अपनी टोकरी से मिठाई की एक एक पुड़िया निकाल कर दे दी और पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे उन बच्चों में अपने बच्चों की झलक दिखती थी इसलिए। हमारा 8 क्वेश्चन है, इस कहानी में रोहिणी चीक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चीक के पीछे से बात करती है? यदि करती है तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? इसका आंसर होगा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान ने स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिए और आज शिक्षा के प्रसार व आधुनिकीकरण से भी समाज में बदलाव आया है। आज स्त्रियां पुरुष से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, लेकिन भारत के कुछ पिछड़े गांव व स्थान ऐसे भी है जहां स्त्रियों को आज भी पर्दे में रहना पड़ता है। ऐसे में वे चीक के पीछे बात करने को मजबूर होती है। हमारी राय में यह पूर्णतः गलत है क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों समाज के आधार है, दोनों को समान दर्जा मिलना चाहिए। इन पिछड़े वर्गों में जागृति लाने हेतु सरकार व युवा वर्ग को आगे आना होगा और लोगों की सोच बदलनी होगी जिससे साक्षर राष्ट्र का निर्माण किया जा सकेगा। तो हमारा 8 क्वेश्चन है कि जो कहानी है मिठाई वाला, इसमें रोहिणी जो है वो पर्दे के पीछे से बात करती है। क्या आज के टाइम में भी औरतें सब पर्दे के पीछे से बात करती है? यदि करती है तो क्यों करती है? क्या ये सही है? तो इसका आंसर होगा कि हमारे जब स्वतंत्रता हमें मिली तो हमारे संविधान में स्त्री और पुरुष को समान अवसर दिए, उन्हें हर चीज़ में समानता मिली। उन्हें जैसे पुरुष को वोट देने का अधिकार है वैसे स्त्रियों को भी वोट देने का अधिकार मिला, चुनाव में खड़े होने का अधिकार मिला, पुरुषों की तरह शिक्षा पाने का अधिकार मिला और पुरुषों के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलने का अधिकार मिला। आज किसी भी क्षेत्र में स्त्रियां पुरुषों से कम नहीं है। हर जगह स्त्रियां अपनी पताका फहरा रही है, हर जगह स्त्रियां पुरुष, यहाँ तक कि मुझे तो लगता है कि स्त्रियां पुरुषों से आगे ही बढ़ रही है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ अभी भी लड़कियों के साथ या फिर कहें कि स्त्रियों के साथ पर्दों का जैसा व्यवहार किया जाता है, मतलब उन्हें घूंघट में रखा जाता है, घर से निकलने नहीं दिया जाता है। उनका मानना होता है कि लड़कियों को शिक्षा पाने का कोई हक नहीं है, वे घर में ही रहे, घर का काम संभाले। तो ये गलत है, इसके पीछे हमें आवाज़ उठानी चाहिए। हमें अपने मम्मी के लिए, अपनी दादी के लिए या फिर अपने खुद के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि ये गलत है, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें भी शिक्षा पाने का अधिकार है क्योंकि ये मतलब स्त्री और पुरुष दोनों ही समाज के आधार है, दोनों ही अगर बराबर पे रहेंगे तभी समाज टिका रहेगा। इसलिए हमें जिन भी पिछड़े वर्ग में ऐसा होता है उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए, वहाँ की सरकार को, वहाँ के युवाओं को। तो हमारा 8 क्वेश्चन यही बोल रहा है कि जो हमें इन सब के पीछे आवाज़ उठानी चाहिए, ये रूढ़िवादी भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। स्त्री और पुरुष दोनों समान है। तो ये थे हमारे चैप्टर 5 का क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।